Today we are going to learn basic concept of English language. Basic concept of English language. अक्सर बच्चे ये परेशानी में रहते हैं कि अंग्रेजी में हम पढ़ें तो क्या पढ़ें और शुरुआत करें तो कहाँ से शुरुआत करें। तो थोड़ा सा चूँकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं बड़ा नर्वस हूँ और बड़ा घबराहट सी महसूस हो रही है, लेकिन मैं आपको प्रयास करूँगा कि बेहतर ढंग से बिल्कुल जीरो लेवल की अंग्रेजी मैं आपको बताऊँ। जो जीरो लेवल की अंग्रेजी का मतलब ये है कि हम लेटर से शुरू करेंगे। लेटर का मतलब अल्फ़ाबेट ABCDEFGH से शुरू करेंगे। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। बाबा ब्रांड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो ये आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो थोड़ा नर्वसनेस हूँ, तो आप लोग तो मतलब हेल्प तो कर ही सकते हो देख करके। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि अंग्रेजी कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक जाएं, ये आज सिस्टम एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए मैंने ये दिया है कि सबसे पहले हम क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेटर्स जानेंगे। लेटर्स का मतलब ABCDEFGH ये जानेंगे। और जब लेटर्स आप पढ़ोगे तो 100% आप वॉवेल्स जानोगे और वॉवेल्स के बाद कॉन्सोनेंट जानोगे। कॉन्सोनेंट्स के बाद आप जानोगे वर्ड्स जानोगे। वर्ड्स मतलब शब्द। तो यहाँ देखो लेटर मतलब हुआ अक्षर। ये खास करके हिंदी भाषी बच्चे जो है बेहतर तरीके से जब ये कहते हैं कि मतलब कहाँ से पढ़ना शुरू करें इंग्लिश और कहाँ ले जाके ख़त्म करें, तो वो मैं बता रहा हूँ। पढ़ना आप शुरू करो तो लेटर से शुरू करो। जब आप लेटर पढ़ोगे तो वॉवेल्स आएंगे। वॉवेल्स का मतलब है स्वर। और उसके बाद कॉन्सोनेंट आएंगे। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन आएंगे। और व्यंजन के बाद वर्ड्स। जब आप कॉन्सोनेंट वॉवेल्स मिलाओगे तो आएंगे वर्ड्स का मतलब शब्द का मतलब शब्दों। जब वर्ड्स आप जाओगे तो वर्ड्स के बाद आपको मिलेंगे इसमें वर्ड्स में सिलेबल भी मिलेंगे। तो हम लोग सिलेबल भी देखेंगे। सिलेबल्स क्या होता है, ठीक है। सिलेबल्स का मतलब हो जाएगा ध्वनि। ये भी हम लोग देखेंगे सिलेबल। और जब वर्ड से आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा फ्रेज। अब जब आप फ्रेज में जाओगे तो फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। जब आप फ्रेज में जाओगे तो इसमें आपको नाउन फ्रेज मिलेगा, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज। मैं प्रयास करूंगा कि आपको ये सारा एक इंट्रोडक्शन तो दे ही दूं शॉर्ट में। भले थोड़ा नर्वसनेस है मेरे अंदर, थोड़ा सा हेसिटेशन है मेरे अंदर, लेकिन यह है कि अगर आप बने रहोगे तो आज हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे। अब फ्रेज के बाद आप पाओगे कि क्लाज का मतलब होता है उपवाक्य। क्लाज के बाद आप आओगे तो सेंटेंस भी हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जब आप पढ़ लेते हो तो सेंटेंस के बाद आपको पता चलेगा कि प्रोज होता है या पैसेज का मतलब होता है गद्यांश। ये भी हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, गद्यांश। इसके बाद
आप जाओगे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा स्टेंजा। स्टेंजा का मतलब होता है पद्यांश। फिर आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा प्रोज। प्रोज का मतलब हो जाएगा गद्य, इसको हम फिक्शन भी बोलेंगे। और उसके बाद जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा पोइट्री। पोइट्री का मतलब पद्य। अब यहाँ जाके आपका अंग्रेजी ख़त्म हो जाता है, पूरा इंग्लिश इसी में समाहित है। अब इसमें जब आप आओगे वर्ड्स में यहाँ, और वर्ड्स के बाद जैसे फ्रेज में आओगे, फ्रेज के बाद यहाँ जब आ जाओगे सेंटेंस में, तो सेंटेंस में आने से पहले ही आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप अंग्रेजी बोलना ही क्यों ना सीख रहे हो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना अंग्रेजी है ही नहीं, मतलब ख़त्म है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब जो शब्द होते हैं, तो शब्द उस ग्रामेटिकल फॉर्म में अगर किसी सेंटेंस में लिखे गए हैं तो वो क्या हैं। जैसे मान के चलो कि राम इज़ गोइंग टू हिज हाउस, राम अपने घर जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि राम वहाँ क्या है, तो नाउन है, इज क्या है, वर्ब है। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जानना जरूरी होगा। इसमें चूंकि मैंने दिया नहीं है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जानना जरूरी। लेकिन अंग्रेजी शुरू कहाँ से होती है? अंग्रेजी शुरू होती है लेटर से, ख़त्म कहाँ होती है? ख़त्म जाके प्रोज और पोइट्री पर होती है। इससे आगे आप नहीं जा सकते। कुछ भी आप लिखोगे तो प्रोज पोइट्री से आ करके वहीं ख़त्म हो जाओगे। तो ये अंग्रेजी मतलब जो शुरुआत हमने किया है। तो आज हम लोग लेटर में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट देखेंगे, फिर वर्ड्स और सिलेबल देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि लेटर कितने होते हैं। अभी आप कहोगे कि लेटर क्या है? ABCDEFGH तो है 26 लेटर, हो गया ख़त्म? नहीं, उसमें कुछ ही स्पेशल भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। देखो लेटर की अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो 26 लेटर्स होते हैं। और ये जो है दे कैन बी क्लासिफाइड into two groups। ठीक है, दो वर्गों में हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। एक है वॉवेल्स और एक है कॉन्सोनेंट्स। अब वॉवेल्स में A, E, I, O, U आता है। और जो हाफ वॉवेल्स होते हैं, हाफ वॉवेल्स उसमें कौन कौन आते हैं? हाफ वॉवेल्स में W और OI आते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ थोड़ा सा रुकना है, आपको ध्यान देना है। जो लेटर्स होते हैं उसमें 5 वॉवेल्स होते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश साउंड की बात करोगे आप, साउंड की जो एग्ज़ाम में पूछता है, ये ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में, साउंड की अगर बात करोगे तो 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, 44 साउंड्स। अब आप कहोगे कि ये क्या आ गया नया चीज़? तो देखो बच्चों, जब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना, तो हम बोल तो 44 तरह से लेते हैं, लेकिन लिखते जो हैं वो 26 प्रकार से ही लिख पाते हैं। जैसे हमने लिख दिया रिपीट। अब रिपीट तो आपने लिख दिया REPEAT, लेकिन जो जो आपने बोला उसको तो लिख नहीं पाया, तो उसको हम बोलेंगे साउंड। बस समझ में आया? साउंड का मतलब होता है कि जो हम बोलते तो हैं लेकिन लिख नहीं पाते। तो इंग्लिश में जो साउंड होते हैं 44 साउंड होते हैं। अब 44 साउंड में जो वॉवेल्स होते हैं वो 20 होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट्स ये होते हैं 24। एग्ज़ाम में ये पूछता है और जानना हमको ये पड़ता है। तो ये हो गए 5
ठीक है। और बाकी जो 21 बचा ना वो कॉन्सोनेंट हो गए। अब वॉवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता क्या है? वॉवेल्स द लेटर किसको बोलते हैं? द लेटर्स विच अक्षर विच कैन बी स्पोकन फ्रीली कह सकते हो, या कह सकते हो आर विदाउट हेल्पिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। ये होता है, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए बोलोगे तो ए, आई बोलोगे तो आई, लेकिन जब आप बी बोलते हो तो बी के साथ ई, यानी कि जो साउंड आ रहा है ना, ई लेना पड़ता है। तो कहने का मतलब वॉवेल्स वो होता है, वो लेटर्स होता है विच कैन बी स्पोकन, जो बोले जा सकते हैं फ्रीली, मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, या ये कहो कि विदाउट हेल्पिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, बिना कॉन्सोनेंट की सहायता से आप बोलते हो तो वो होते हैं वॉवेल्स। और इसी को कह दोगे द लेटर्स विच कैन नॉट बी स्पोकन फ्रीली, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, आर विदाउट हेल्पिंग ऑफ वॉवेल्स, या बिना जो है वॉवेल्स की सहायता से नहीं बोले जा सकते, नहीं आप कर दोगे तो वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वॉवेल्स कॉन्सोनेंट समझ में आया। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में अगर कंपटीटर हो एक तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और हाफ वॉवेल्स डब्ल्यू और वाई होते हैं, और फुल वॉवेल्स जो है ए ई आई ओ यू होते हैं, बाकी जो बचा वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ड क्या होता है। अब दूसरे नंबर पर आता है वर्ड्स मीन्स होता है शब्द, यानी कि शब्दों। ये क्या होता है, तो हम कहेंगे ए साउंड दैट इज स्पोकन बाय माउथ एंड हैज़ its sensible meaning is called word। ठीक है, वर्ड क्या होता है कि एक साउंड जैसे का, कब, कैसे, माँ, पापा, ये साउंड जब आप बोलते हो ना, दैट इज स्पोकन बाय माउथ, मुंह के द्वारा बोला जाता है। अरे क्या, कैसे, ये सब के सब क्या है, साउंड है। तो माउथ के द्वारा जो साउंड बोला जाता है, एंड हैज इट्स सेंसिबल मीनिंग, और इसका कोई मीनिंग होता है। जैसे मान के चलो कि कोई भी साउंड आप बोले तो उसका एक मीनिंग होता है, ना, तो जब आप ना करोगे तो इसका भी तो मीनिंग होगा, और मुंह से बोले हो तो ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, वर्ड हो गया। अब जो वर्ड होते हैं इसमें कई सिलेबल होते हैं, 1 सिलेबल होता है, 1 सिलेबल वर्ड होता है, 2 सिलेबल वर्ड होता है, 3 सिलेबल वर्ड होता है, मल्टी सिलेबल वर्ड होता है। इसी में एक वर्ड मैं बताऊंगा जो पूरे ब्रह्मांड में अंग्रेजी में सबसे बड़ा वर्ड है ना, तो उसको भी आप ध्यान देना। जैसे 1 सिलेबल वर्ड, 1 सिलेबल वर्ड क्या है, जैसे मान के बोलो आपने कैट, बैट, रैट। अब आप कहोगे कैसे है ये 1 सिलेबल। जैसे आप जब बोले हो एक ही तो आ रहा है, एक ही तो आ रहा है, ये आप कहो या चाहे ऐसे कहो। बै, इसमें भी एक ही तो आ रहा है, यानी कि जो स्वर है ना, साउंड, यानी कि वॉवेल साउंड जो आ रहे हैं वो एक ही तो आ रहे हैं, तो ये सिंगल सिलेबल कहा जाएगा। डबल सिलेबल देख लो, 1 सिलेबल,
डबल या टू सिलेबल आप कह सकते हो, टू सिलेबल वर्ड्स। जैसे आपने कहा फॉर मर, अब देखो फॉर एक साउंड यहाँ पर आया, मर एक साउंड यहाँ पर आया, तो ये टू सिलेबल हो गया। एक सिलेबल यहाँ पे मिल रहा है, एक सिलेबल यहाँ पर मिल रहा है। जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, अब देखो बी यू 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 यू, यहाँ देखो यू, टी ई फू, देखो यहाँ पे 3 सिलेबल आ गया, तो ये 3 सिलेबल वाला हो गया। ठीक है, तो अगर 2 सिलेबल वाला है, जैसे स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्ग ये आ रहा है, ग ये आ रहा है, तो ये डबल सिलेबल वाला हो गया। ठीक है, ये ट्रिपल सिलेबल मतलब 3 सिलेबल वर्ड्स हो गया। तो 1 सिलेबल वर्ड, 2 सिलेबल वर्ड, 3 सिलेबल। और मल्टी, देखो एक वर्ड होता है न्यूमोनो, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रो स्कोपिक्स, स्कोपिक्स, इली, कोवोल, कोवोल, कैनो, कोनियासिस, ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक्स इलिकोल कैनोकोनियासिस, ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है अंग्रेजी के इतिहास में। ठीक है ना। और ये जो है एक डिजीज़ है, क्या है? डिजीज़, डिजीज़ का मतलब बीमारी है। ये लंग से, जो फेफड़े से बीमारी होती है एक, तो उसी फेफड़े की बीमारी है और उसी बीमारी का नाम है। अब इसमें आप कहोगे कितने सिलेबल हैं? अगर आप देखोगे, है ना, बड़ी आश्चर्य वाली बात है। तो थोड़ा सा मेरा पहला वीडियो है, तो आप देख ही रहे हो कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, हल्का फुल्का। तो ये न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रो स्कोपिक्स इलिकोल कैनोकोनियासिस, ये इतना बड़ा जो वर्ड है, इसमें अगर हम बात करें कि कितने सिलेबल हैं, तो सिलेबल में आप बात करोगे तो मुझे लग रहा है कि गिनने में ही दिक्कत हो जाएगी यार, कितना है। तो जब गिनने में ही दिक्कत हो जा रही है, 1 2 3 सिलेबल है नहीं, तो हम इसको कहेंगे मल्टी सिलेबल वर्ड। क्या कहेंगे? मल्टी सिलेबल, मल्टी सिलेबल, मल्टी सिलेबल वर्ड इसको बोलेंगे। ठीक है, दुनिया का जो सबसे बड़ा वर्ड है, इसको मल्टी सिलेबल वर्ड बोलेंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेज क्या होता है। जैसे हमने कहा वाइफ, वाइफ, वाइफ मीन्स होता है पत्नी। तो आपको पता चल गया, अगर पूछा जाए आपसे ये क्या है, तो आप कहोगे वर्ड है। क्यों वर्ड है? क्योंकि आप माउथ से निकाले हो ना वाइफ, पत्नी, तो ये वर्ड है। अगर हम इसी को कह दें सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाइफ मीन्स पत्नी है, सिस्टर इन लॉ मतलब साली है। साली के अलावा और भी वर्ड हो सकता है सिस्टर इन लॉ, लेकिन ये 3 वर्ड मिल करके क्या बोले रहे हैं? साली। तो इसका मतलब क्या कि ये भी तो वर्ड ही है, लेकिन वर्ड कितने लोगों का? 1 2 3 वर्ड का ग्रुप है। तो फ्रेज क्या होता है कि फ्रेज आप ऐसे कहोगे, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स अ सेंस, दैट मेक्स ए सेंस but not complete sense, complete sense। जो अब ये जानो कि जो फ्रेज होता है, ये देखो फ्रेज का स्पेलिंग गलत हो गया है। जो फ्रेज होता है
वो फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अभी तो सेंटेंस में भी हम आएंगे, क्लास में भी आएंगे तो यही बात होगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स ए सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। वो सेंस तो देता है, सेंस जो देगा ना वो सकारात्मक सेंस होगा। जैसे सिस्टर इन लॉ मतलब साली, है ना। तो जब साली आप कहोगे तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, 1 2 3 वर्ड्स का ग्रुप है, तो ये तो हुआ फ्रेज। लेकिन एक ही चीज़ को बता रहा है, साली को बता रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये भी कंप्लीट सेंस, मतलब सेंस तो दे रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो इसको हम फ्रेज करेंगे। अब फ्रेज का मतलब क्या है कि नाउन फ्रेज भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, एडवर्ब फ्रेज भी होता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होता है। नाउन फ्रेज का मतलब क्या? जैसे मान के चलो यहाँ देखो कि राम इज गोइंग टू आगरा। राम आगरा जा रहा है, तो जो राम है ना ये नाउन है। अगर इसी जगह हम एक फ्रेज दे दें, जैसे हम कह दें ब्रदर्स ऑफ राम आर गोइंग टू आगरा, तो ये देखो जो नाउन की जगह हमने लगा दिया ना एक फ्रेज, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। बात समझ में आया? ये नाउन फ्रेज हो गया। तो नाउन फ्रेज। अब हम बात करें कि एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो कि हमने कहा ए ब्लैक क्रो वाज सीटिंग ऑन अ ट्री। ठीक है, यानी कि ब्लैक क्रो जो था वह पेड़ पर बैठा हुआ था। ठीक है, अगर मैं ब्लैक की जगह जो एडजेक्टिव है इसकी जगह 1 2 3 शब्दों वाला कोई फ्रेज लिख दूं जो एडजेक्टिव की तरह काम करे। जैसे देखो यहाँ मैंने लिख दिया ए फ्लाइंग इन द स्काई, यानी कि आकाश में उड़ता हुआ कौवा वाज गोइंग टू इट्स वे या इट्स होम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में उड़ता हुआ कौवा। कौवा कैसा? पहले तो काला था, अब काला की जगह हमने क्या कर दिया? फ्लाइंग इन द स्काई कर दिया, यानी कि आकाश में उड़ता हुआ कौवा। तो ये जो एडजेक्टिव की जगह लगाया गया है या एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। कौन सा फ्रेज हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। मुझे लग रहा कि वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है तो बहुत बड़ा हो गया, आप देखना पसंद नहीं करोगे। अगर आप देखना पसंद करोगे और कमेंट में लिखोगे कि सेकंड पार्ट आए तो मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। और उसमें जो एडवर्ब क्लॉज है और जो एडवर्ब फ्रेज है और जो प्रीपोजिशन फ्रेज है या जो वर्ब फ्रेज है, 3 बचा हुआ, इसको भी मैं बताऊँगा। और इसके अलावा सेंटेंस, क्योंकि क्लॉज आ जाएगा फिर सेंटेंस आ जाएगा, तो क्लॉज बताएंगे, सेंटेंस बताएंगे, पैसेज, स्टेंजा और पोइट्री प्रोज बताएंगे। दूसरे पार्ट में वो रहेगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, मित्रों में शेयर करो और कमेंट में आप ज़रूर लिखो कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।